आप ये बताइए कि जब हम एलर्जीज़ की बात करते हैं, एलर्जी से क्या अंडरस्टैंडिंग है? कहाँ-कहाँ बच्चों को एलर्जीज़ हो सकती हैं? तो एलर्जीज जो है ना, ये बड़ा वाइड स्प्रेड टॉपिक है। और छोटे बेबीज में हम देखते हैं, अगर नोज ब्लॉक और उल्टियाँ फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, बॉडी पे रैश आ रहा है, फूड एलर्जेंस। एलर्जी होती है कि आप जो नॉर्मल चीज है उसको आप एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहे हो बॉडी में। माय नेम इज़ डॉक्टर राजीव उत्तम। मैं बच्चों का चेस्ट स्पेशलिस्ट और इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ मेडेंटा मेडिसिटी गुरुग्राम में। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सारिका राज। वेलकम डॉक्टर सारिका राज। डॉक्टर सारिका राज पीडियाट्रिशियन हैं गुरुग्राम में, जिन्होंने इंडिया से और अमेरिका से ट्रेनिंग लेके अब ये जनरल प्रैक्टिस करते हैं गुरुग्राम के अंदर। तो आज हम डॉक्टर सारिका राज से बात करेंगे एक बहुत कॉमन टॉपिक पे, जो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स हम देखते हैं बच्चों के साथ आते हैं। बच्चों को काफ़ी टाइम से कफ़ कोल्ड चल रहा है, खांसी ठीक नहीं होती, बच्चों को नाक बहता रहता है, कोल्ड होता है, और पेरेंट्स आते हैं ये बोलने के लिए कि जी डॉक्टर साहब इनको महीनों से इसकी एलर्जीज़ ठीक नहीं हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों में एलर्जीज़ कौन सी होती हैं, और स्पेशली एस्थमा जो बच्चों में है, एस्थमा क्या चीज़ है, कब सस्पेक्ट करना चाहिए और उसका कोई इलाज है कि नहीं है। तो वेलकम डॉक्टर सारिका राज। एंड सबसे पहले आप ये बताइए कि बहुत सारे पेरेंट्स को कि आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स आपके पास आते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस में आप 25-30 साल से जनरल प्रैक्टिस में हैं पीडियाट्रिक की, तो आपने कुछ नोट किया है कि कफ कोल्ड और एलर्जीज बच्चों में बढ़ी हैं? हाँ, सो प्राइमरी केयर में सबसे कॉमन चीज़ जो आती है वो कोल्ड एंड कॉफ़ी आता है। अब आधे से ज़्यादा लोग तो ये कहते हैं कि कोल्ड इसलिए हो गया कि ठंडा पानी पी लिया, बट वो मिथ निकालनी पड़ती है कि वो वायरस की वजह से है, और वायरस वाला कोल्ड जो है उसमें एंटीबायोटिक नहीं चाहिए। इन सब मिथ के बियॉन्ड कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि एक व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड, कि वो कह रहे हैं कि बच्चे कोल्ड तो नोज ब्लॉक्ड है, नोज ब्लॉक्ड है या नोज में खड़खड़ सुन रही है, और नाक कभी बह रहा है, कभी नहीं बह रहा है, कभी ब्लॉक्ड है, एडेनोइड्स की वजह से कभी ब्लॉक हो जाता है। तो आधे से ज़्यादा बच्चों में तो स्टमक रिफ्लक्स का भी इशू होता है, जिसकी वजह से नोज ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एडेनोइड्स बड़े होते हैं। तो उन सबको सॉर्ट आउट करके जब आप उनसे कहो ना कि अब वायरस है, अपने आप एक हफ्ते बाद अगर नहीं ठीक हो तो वापस आ जाओ, वो वापस आते हैं। अबाउट 50-60% तो बच्चे अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे, लेकिन वो एक कैटेगरी है काफ़ी अब इंक्रीज होती जा रही है जिसमें नहीं इम्प्रूव होते। खांसी बढ़ गई, वायरस तो इस स्टेज पे सिस्टम से चला गया है, फिर हम नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो क्या, हिस्ट्री एंड फिजिकल। एंड काफ़ी बच्चों को एलर्जीज, कुछ बच्चों को कॉफ। तो सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर सारिका, आप ये बताइए कि जब हम एलर्जीज़ की बात करते हैं, एलर्जी से क्या अंडरस्टैंडिंग है? कहाँ-कहाँ बच्चों को एलर्जीज़ हो सकती हैं? तो एलर्जीज जो है ना, ये बड़ा वाइड स्प्रेड टॉपिक है। और छोटे बेबीज में हम देखते हैं, अगर नोज ब्लॉक और उल्टियाँ फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, बॉडी पे रैश आ रहा है, फूड एलर्जेंस। एलर्जी होती है कि आप जो नॉर्मल चीज़ है उसको आप एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहे हो बॉडी में, है ना। आप एक बच्चा खाएगा, उसको कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे को रिएक्शन हो रहा है, उसको हम एलर्जी बोलते हैं। अब अंडर 3 इयर्स मोस्टली फूड एलर्जन पकड़ा जाता है, वो हम टेस्ट से देख लेते हैं, कई बार हम हिस्ट्री से डायरीज बना के चेक कर लेते हैं। और आफ्टर 3 इयर्स अ लॉट ऑफ दीज एलर्जेंस आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। पॉलन है, ग्रास है, हाउस डस्ट माइट्स हैं, ये कुछ बड़े स्टैंडर्ड से एलर्जन जो लास्ट 25 इयर्स प्रैक्टिस में बड़े कॉमन वाले जो एलर्जेंस हैं, इनकी हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साइंस समझें तो आधे से ज़्यादा तो पकड़े नहीं जाते हैं टेस्ट में। वो वैसे ही उनको हम नॉन आईजी मीडिएटेड स्टमक के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन कॉफ इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन वंस। लेट्स से कि एक बच्चा आया और मदर पेरेंट्स लेकर आए आपके पास कि
बच्चे का कफ खांसी ठीक नहीं हो रही और बच्चा रात को जब सोता है तब ज़्यादा खांसी करता है, सुबह उठ के खांसी करता है। तो जो हमारा एयरवे है, हमारा एयरवे स्टार्ट होता है नोज़ से, तो जो कफिंग की प्रॉब्लम है वो सिर्फ लंग से रिलेटेड नहीं होती। आपको एलर्जिक राइनाइटिस या नोज़ में एलर्जीज हो सकती है, आपके टॉन्सिल्स बड़े हो सकते हैं, एक लिम्फ ग्लैंड होता है जिसको एडिनॉइड बोलते हैं, वो बड़ा हो सकता है। तो सिर्फ बच्चों की एलर्जीज़ सिर्फ एस्थमा नहीं है। अगर जिन बच्चों को सांस की बीमारी है या एलर्जीज़ हैं, उसके अंदर नोज़ की एलर्जी भी कॉमन है, उनको ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो हम काफ़ी सारे बच्चे हॉस्पिटल में देखते हैं जो आते हैं ये कह के कि जी बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही, पर उसमें चेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें नोज़ और अपर एयरवे इन्वॉल्व है। तो एक कॉमन सिनेरियो डॉक्टर सारिका, एक वो पेशेंट आया आपके पास, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी हर चीज़ का इलाज एंटीबायोटिक्स है। तो जब वो पेरेंट्स आते हैं वो पहले से ही उन्होंने एक कोई एंटीबायोटिक का कोर्स किया होता है, थोड़ा फीवर आ गया, फीवर इज़ अगेन टेकन एज कि बच्चे को एंटीबायोटिक चाहिए। तो बच्चा जब आपके पास आता है वो पहले से ही 3-4 एंटीबायोटिक के कोर्स खा के आया है। तो एलर्जीज़ में कोई एंटीबायोटिक्स का रोल है कि नहीं है? एलर्जीज में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि अगर एलर्जीज़ हैं उसमें एंटीबायोटिक नहीं देना अनटिल एंड अनलेस एलर्जीज़ के साथ कोई और इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, राइट? दिस इज़ व्हाट वी वांट टू से। तो एक दूसरी कैटेगरी है डॉक्टर सारिका, जिसमें बच्चा आया, उसको 6 महीने से खांसी चल रही है। आप टिपिकली देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में आप देखते होंगे कि मदर पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला कि हमने लास्ट 6 मंथ्स में 5-6 कोर्स कफ सिरप दे दिए, एंटीबायोटिक दे दिया, और लेटली जो हमने हॉस्पिटल्स में नोट किया है कि जब वो जनरल प्रैक्टिस से आते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर ऑन नेबुलाइजर नाउ एज वेल। सो दिस इज़ बिकम मोर लाइक अ ट्रीटमेंट मोडालिटी कि जो भी बच्चे को खांसी आ रही है हम उनको नेबुलाइजर पे डाल दें। हाँ, और नेबुलाइजर यूज करना इज नॉट अ सेफ थिंग ऑन योर ओन। आई हैव ऑल्सो सीन डॉक्टर उत्तम, होम्योपैथ्स भी नेबुलाइजर यूज कर रहे हैं आजकल, एंड मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे लोगों से। नेबुलाइजर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू ट्रीट इन एक्सट्रीम केसेस, बिकॉज इसमें आप क्या कर रहे हो, दवा सीधी लंग में डाल रहे हो प्रेशर के साथ। अगर गलत चीज चली गई तो आप गारंटीड है आपकी लंग इन्फ्लेम हो जाएगी। तो एक तो ये है कि जो नेबुलाइजेशन है वो हमको एक जो आपका एक्सपर्ट है वही लिखें तब लें, और नेबुलाइजेशन भी हर चीज़ का इलाज नहीं है। अगर आपके नाक में एलर्जी है, आपके टॉन्सिल्स बड़े हुए एडिनॉइड हैं, तो उसमें नेबुलाइजर का कोई रोल नहीं है। तो एक दूसरी जो प्रॉब्लम डॉक्टर सारिका हम देख रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, बच्चा आया, आपने उसको देखा और बच्चे को 6 मंथ से खांसी हो रही है, 3 महीने से खांसी हो रही है जो किसी तरह से ठीक नहीं हो रही। और जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जब बच्चा भागता है तो उसको सांस फूलता है, अगर बड़ा बच्चा है तो वो बताता है कि मेरे छाती में टाइटनेस हो रही है। एंड देन these children also get problem when they have season change, when it comes from winter to summer, summer to winter, fall, इन बच्चों को वो जो एलर्जीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो हम जब बच्चे को ऐसे देखते हैं, आप सपोज़ आपने बच्चे को देखा, आपने रूल आउट कर दिया कि इसमें एडिनॉइड्स नहीं है, इसमें टॉन्सिल्स नहीं बढ़े हुए और नेज़ल एलर्जी नहीं है, तो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस बच्चे को लंग्स में एलर्जी हो सकती है। तो एक टर्म Asthma is one term which is very misunderstood in general public. So I just want you to clarify what actually is asthma. एस्थमा जो है वो कंडीशन जिसमें आपके स्मॉल एयरवेज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब थोड़ी सी सोजिश आ जाती है, और इन बच्चों के सिम्टम्स अलग ही होते हैं। अब उस सोजिश का कारण एलर्जीज भी हो सकता है, कई बार वायरसेस भी हो सकते हैं। तो जो वायरल वाले होते हैं उनको हम ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं, और जो एज़मा वाले पेशेंट्स हैं उनमें फिर वो डिफरेंट लेवल ऑफ डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। उसके बिना बच्चों को एज़मा डायग्नोस करना इज नॉट राइट। तो इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स
उसके लिए आपको प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट, एंड नॉट ओनली प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर फॉलो अप चाहिए। ओके, सो व्हाट यू मीन टू से दैट हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें जो स्मॉल एयरवेज होते हैं उनके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उससे आपका एयरवेज का साइज़ कम हो जाता है। तो जब बच्चा ब्रीद आउट करता है तो वो खांसी करता है, राइट? अनलाइक एडल्ट्स, चिल्ड्रन डू नॉट वीज as much as adults do, and their main problem becomes coughing. So if I see a child who is coughing all the time, I'll take that thing that this could be an asthma in an older child, और फिर उस बच्चे को क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ हम कहीं ऑब्जेक्टिवली टेस्ट करते हैं। बच्चों को टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे एक पीडियाट्रिक PFT है जिसको स्पायरोमेट्री बोलते हैं बच्चों के लिए, जो 3 साल से बड़े बच्चे कर सकते हैं। उन बच्चों को हम एलर्जी लेवल्स ब्लड टेस्ट करवाते हैं उनका देखने के लिए कि IG लेवल कितना है। बच्चों का स्किन प्रिक टेस्ट हो सकता है जिससे हमें ट्रिगर्स पता चल सकते हैं क्या है। तो एक होता है क्लिनिकल सिम्टम्स और एक होता है उनको पता करना कि इस बच्चे को एस्थमा ऑब्जेक्टिवली विद टेस्ट है कि नहीं है। तो जिन बच्चों को हमने एस्थमा डायग्नोस करा उनको ये बताया कि आपके एयरवे में इन्फ्लेमेशन है। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत सारे बच्चों को इन्हेलर या नेबुलाइजेशन 2 हफ्ते के लिए दिया, थोड़े बेटर हुए, फिर वो छोड़ देते हैं। तो जो ड्यूरेशन ऑफ एस्थमा ट्रीटमेंट है ठीक हो जाएंगे, लेकिन अनलेस वो आप फॉलो अप करो और ट्रिगर्स को हटाओ, वो बार बार आएगी खांसी। तो आपका जो एयरवे में इन्फ्लेमेशन है इट टेक्स अबाउट 6 months टू गो अवे, और जो हम इन्हेलर देते हैं वो नेबुलाइज़र की तरह काम करता है, पर उसमें फ्यू सेकंड्स लगते हैं। नेबुलाइजेशन के अंदर आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो इन बच्चों को जब हम इन्हेलर देते हैं वो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बच्चे की ग्रोथ पे फ़र्क नहीं पड़ता, एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड विद इन 3 to 6 months. But it is important for a parent to understand that allergies are not like infection that they will go away in few days. They need to be consistent. So allergies can be controlled. They will not be cured like an infection. So this thing has to be kept in mind. तो एक जब आप पेरेंट्स देखते हैं अपनी क्लिनिक में तो आप उनको इन सब बातों को स्ट्रेस करते हैं? बिल्कुल, हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, और अभी तक तो स्किन टेस्ट इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब कुछ आ गए हैं। हाँ, पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग स्किन टेस्ट, तो उसमें आपको आइडिया लग जाता है। There are still a small component of allergies which are not picked up either by the blood test or by the skin test. वहाँ पे अगर बच्चे को truly asthmatic symptoms हैं तो स्टूल क्लीन आउट करना, गैस्ट्रो रिफ्लक्स कम करना, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, और बच्चे के पहले साइन को पिकअप करना। And one of the things that I found was in known asthmatics, most rehabilitative was exercise. मैं इनको जैसे इनके सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, मैं इनको एक्सरसाइज मोड में डाल देती हूँ, उससे लंग एक्सपेंशन रेगुलरली होता रहता है, उनका मेडिकेशन यूज ऐसे ड्रॉप करता है। अमेजिंग। So what Dr. Sarika Raj is saying that we need these children can live a normal life, they can do exercise, they can go to school, but सबसे ज़्यादा I think in a nutshell we would like to say that बच्चों के अंदर last few years से allergies common हैं। उन बच्चों को जिनको बार बार सिम्टम्स हैं उनको अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास दिखाइए। इन सर्टेन केसेस जो बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं और जिनको ज़्यादा डायग्नोसिस की ज़रूरत है वो हॉस्पिटल में आके उनका टेस्ट होते हैं और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पेरेंट्स को जो एक लॉन्ग टर्म कफ एंड कोल्ड है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ठीक टाइम पे इनका इलाज कराया जाए तो 7-8 ईयर्स तक अबाउट 50-60% चिल्ड्रन इन सिम्टम्स से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। So it is important that we treat these children early and we take the right treatment. Thank you, Dr. Sarika, for coming to us and enlightening us with your what is the state of in the general practice of this cough and cold. And would you like to say something in the end to the parents? Yes, I think it's a very common problem in pediatric practice, the cough and cold. And there is been a rampant use of inhalers and nebulizers from all levels of practitioners, which I consider is not safe always, and the child does not always carry the correct diagnosis of asthma. A lot of my practice involves stopping these medications when the kid does not have asthma. But also the second thing that I want to stress is that
your story does not end with your general doctor. There are specialists who can take care of complicated asthma. काफ़ी तो asthmatics हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं प्राइमरी केयर में, but there are some complicated cases for whom I send patients across to Dr. Rajiv Uttam. Thank you, Dr. Sarika.